So 24th question says, give two examples to show that in 18th century in Europe, there were no, okay, in 18th century Europe, there were no nation states. तो अभी तक कम से कम 4 क्वेश्चन तो हमने नेशन स्टेट के बारे में कर लिए होंगे. तो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो बताओ. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वर नेशन स्टेट्स. ठीक है. सो इन 18th सेंचुरी यूरोप, 18th सेंचुरी कौन सा हो गया, मतलब 1701 से 1799 तक, जब तक 1800s वाला दशक वो शताब्दी शुरू नहीं हुई है. तो 18th century is going to be that 1700s वाली century. So we need to give two examples to show that in 18th century Europe there were no nation states. तो इसमें मैंने 2 की जगह 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं. The first example is of Austro-Hungarian Empire. तो Austro-Hungarian Empire का अगर शायद मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर जो स्लाव नेशनलिज्म था, बल्कि स्लाव नेशनलिज्म वाज फ्यूल्ड बाय सर्बिया, और जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है उसमें भी काफी सारे स्लाव्स रहते थे, और जिसकी वजह से देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सर्बिया एंड ऑस्ट्रिया हंगरी. और धीरे धीरे करके जो बाल्कन्स में वॉर थी टू इंक्रीज देयर टेरिटरी, और जो स्लाव नेशनलिज्म था जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था. और 1914 में जो सर्बियन नेशनल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी सर्बिया में, सर्बियन नेशनलिस्ट थी, who wanted to unify all the regions where Serbs were Slav people were located. तो जो स्लाव लोग थे सबको एक नेशन के अंदर करना चाहते थे. तो उसी ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर ने, जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का सक्सेसर था, क्राउन प्रिंस बेसिकली, तो उसको असैसिनेट कर दिया था 1914 में. एंड दैट असैसिनेशन लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी रीजन ये था कि दैट देयर वर द कंट्रीज दैट वर देयर, जो स्टेट्स थे वो नेशन स्टेट्स नहीं थे, वो मल्टी एथनिक स्टेट्स थे. और जो द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन मेनी among many populations led to the first world war. खैर वो एक रीजन था, प्रॉपर रीजन नहीं. तो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि स्लाव नेशनलिज्म वाज अ पार्ट ऑफ इट. जो पहले ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थी, आज के टाइम में इट कंप्राइजेस ऑफ मेनी अदर कंट्रीज. ऑस्ट्रिया हंगरी तो मेन कंट्रीज हैं ही, जो कि अब इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं. जो ऑस्ट्रो हंगेरियन, इसको हैब्सबर्ग एम्पायर भी कहते थे. इसके अलावा चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, पहले चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री हुआ करता था. चेकोस्लोवाकिया वाज क्रिएटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ब्रोक डाउन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. उसके बाद में चेकोस्लोवाकिया क्रिएट कर दिया था, और उसके बाद में फिर से चेकोस्लोवाकिया आल्सो ब्रोक अप इनटू चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाक रिपब्लिक और स्लोवेकिया. देन स्लोवेनिया, बोस्निया, क्रोएशिया और पोलैंड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था उस टाइम में इन 18th सेंचुरी यूरोप. तो यू कैन सी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर कंप्राइज्ड ऑफ प्रेजेंट सो मेनी नेशन स्टेट्स. तो ये सारे के सारे आज के टाइम में यूरोपियन नेशन स्टेट्स हैं. एंड these didn't exist, these were part of the Austro-Hungarian Empire. Then second was Ottoman Empire. Ottoman Empire 18th century के बाद में, almost towards the end of 18th century and the beginning of 19th century, the Ottoman Empire had started to break down. वो जो strength थी Ottoman Empire की वो कम होती गई. Ottoman Empire was primarily based in Turkey. तो टर्की अगर किसी को पता है तो यूरोप से बाहर है लगभग, मतलब यूरोप के पार्ट में भी यू कैन कंसीडर इट टू बी अ पार्ट ऑफ यूरोप और आउटसाइड, मतलब नेबरिंग है. ये बीच में पड़ता है, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में पड़ता है. आई जस्ट शो यू द लोकेशन. ऑटोमन एम्पायर
देखो, दिस इज द ओटोमन एम्पायर, जो हाईलाइटेड एरिया है अभी इसमें, ये प्रेजेंट डे टर्की यहाँ पर है, इस एरिया में है। दिस इज प्रेजेंट डे टर्की। टर्की में ज्यादातर टर्क्स हैं। इंडियन हिस्ट्री से भी थोड़ा सा लिंक्ड है ये टर्की का मामला, बिकॉज आफ्टर द डिफीट ऑफ ओटोमन एम्पायर इन 1914 हमारे यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गई थी, क्योंकि जो टर्की का रूलर था, ही वॉज ऑल्सो द रिलीजियस हेड ऑफ ऑल मुस्लिम्स, खलीफा कहते थे उसको। तो उसके सपोर्ट में, बिकॉज ही वॉज डिसरिगार्डेड एंड ही वॉज रिमूव्ड as the removed as the political head of Turkey, so इंडियन मुस्लिम ने शुरू कर दिया था खिलाफत मूवमेंट। तो टर्की में टर्क्स हैं, लेकिन इसके साथ में टर्की में जो ओटोमन एम्पायर था, इट स्पैंड थ्रू यूरोप एज वेल। यहाँ पर ग्रीस, कौन से ट्रांसविल्वेनिया, ऑंग्रिया, ये बाल्कन कंट्रीज हैं, जो जैसे सर्बिया, स्लोवाकिया वगैरह, मैसेडोनिया वगैरह जो बताया था, तो वो कंट्रीज भी थी। और यहाँ पर अरब कंट्रीज भी थी। तो टर्क्स और अरब्स अलग हैं, मान लिया दोनों के दोनों मुस्लिम्स हैं, लेकिन ये भी अलग हैं। तो ऑटोमन एम्पायर मिडिल ईस्ट से लेकर ईस्टर्न यूरोप में फैली हुई थी। तो ये ऑटोमन एम्पायर भी, इट वाज पार्टली अ यूरोपियन एम्पायर, और ये भी इट डिडंट कंप्राइज ऑफ एनी नेशन स्टेट। इस मल्टी एथनिक पॉपुलेशन इस एम्पायर में भी थी। देन अनदर इंपॉर्टेंट एम्पायर वाज द रशियन एम्पायर। अब रशियन एम्पायर में आज के टाइम में यूक्रेन है, बेलारूस, लिथुआनिया, लैटविया, फिनलैंड। तो ये मैं कंट्रीज के नाम बोल रहा हूँ जो कि आज के टाइम में नेशन स्टेट्स हैं, जैसे फिन्स का फिनलैंड, लैटविया, 3 एस्टोनिया, लिटविया और एक और है, 3 छोटी छोटी कंट्रीज हैं which are at present independent countries. At present these are nation states in Europe, लेकिन उससे पहले these were under Russian control. पोलैंड भी, पोलैंड was also partly under Russian empire. तो even Russian empire was a multi-ethnic empire. अगर किसी को ये एग्जाम्पल पसंद नहीं आते हैं तो ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले लेना, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन में भी 4 एथनिसिटीज के लोग थे, आयरिश, इंग्लिश, वेल्श एंड स्कॉट्स। So you can write even this. ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है 24th क्वेश्चन में? स्ट्रेट फॉरवर्ड है वैसे, बट it can be a bit difficult to remember the different ethnicities. तो जो एम्पायर का नाम है वो याद रख सकते हो, और उसके अंदर एटलीस्ट 2 to 3 जो एथनिसिटीज एग्जिस्ट करती थी, सो यू कैन रिमेम्बर दैट वुड बी इनफ। सारा याद करने की जरूरत नहीं। 25th क्वेश्चन, व्हाट वर द रिफॉर्म्स मेड बाय नेपोलियन? तो जो ये रिफॉर्म्स मेड बाय नेपोलियन, इसके अंदर यू विल बी राइटिंग प्राइमरीली द नेपोलियनिक कोड। तो नेपोलियनिक कोड में जो जो रिफॉर्म्स थे relating to the civil code, that included equality before law, rule of law, rights to property, removal of restrictions, improvement in transport and communication, जितने भी ये थे नेपोलियन कोड के पार्ट्स थे। तो you have to write all those, standardization of weights and measurements। इसके अलावा जो बुक के अंदर नहीं दिए हुए हैं वो 2 मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। दैट वन ऑफ देम वाज इंप्रूविंग द फाइनेंशियल सिस्टम। तो एक नया बैंक एस्टैब्लिश किया था नेपोलियन ने, नया सेंट्रल बैंक ऑफ फ्रांस, एंड इट इशूड न्यू करेंसीज। तो फाइनेंशियल सिस्टम को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश की थी नेपोलियन ने। देन इज ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड स्कूल्स। तो एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए
नोबल स्कूल्स एस्टैब्लिश किए थे। जैसे यहाँ पर है ना संस्कृति स्कूल एस्टैब्लिश कर दी है गवर्नमेंट, नवोदय स्कूल एस्टैब्लिश कर दी है, तो उस तरीके से नोबेल स्कूल्स का नाम था उनका। तो दीज स्कूल्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय नेपोलियन। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये प्रॉपर इंडिपेंडेंट थिंकिंग प्रमोट करने के लिए थे। हाँ, तो दीज जैसे ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश किए थे ना स्कूल्स टू प्रमोट लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश, तो नेपोलियन ने भी एस्टैब्लिश किए थे टू प्रमोट लॉयल्टी टुवर्ड्स नेपोलियन। Moving on to the 26th question, why were the middle class so named? तो middle class तो खूब सुना होगा लोगों ने, और many people tend to believe that they are part of the middle class, लेकिन middle class का नाम middle class क्यों है? देखो क्लास क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। तो you can say class is a group of people who have who are, simple words में देखता हूँ, who are similarly located in the economic system। इकोनॉमिक सिस्टम की इकोनॉमी लिख लेते हैं। तो मतलब अगर कोई भी मतलब क्लास, a particular class is a group of people who are similarly engaged in economic activities। तो एक जैसे काम कर रहे हैं तो दे एक जैसा काम करते हैं, या एक जैसे इनकम है, एक जैसी वेल्थ है, तो such kind of people are called to belong to a single class। ठीक है, तो क्लास कैटेगरीज अलग अलग क्लासिफाई की गई हैं। पहले तो रूलिंग क्लास या सब्जेक्ट क्लास कहा करते थे, लेकिन बाद में रूलिंग क्लास या सब्जेक्ट क्लास या अपर क्लास, और अपर क्लास पहले रूलिंग क्लास भी थी, और दूसरी थी सब्जेक्ट क्लास, लोअर क्लास और सब्जेक्ट क्लास। ठीक है, तो अपर क्लास में जैसे फ्रेंच सोसाइटी का अगर एग्जांपल लें, तो अपर क्लास में रूलर तो खैर ही इज बियॉन्ड द क्लासेस, लेकिन रूलर को छोड़कर जो किंग है उसको छोड़कर अपर क्लासेस में हमारे नोबिलिटी एंड क्लर्जी आ जाते हैं। सो नोबल्स एंड क्लर्जी कंप्राइज ऑफ द अपर क्लास along with रूलर को लेकिन नॉर्मली कंसिडर नहीं करते, क्योंकि रूलर तो अपर क्लास से भी अपर हो गया। देन लोअर क्लास के अंदर जो भी है पेजेंट्स, वर्कर्स वगैरह। अपर क्लास के पास में बहुत ज्यादा वेल्थ रहती है, तो जो हेरिडिटरी ट्रांसफर होती है। लोअर क्लास के पास में कोई वेल्थ नहीं होती है, वो मुश्किल से अपना काम चला रहे होते हैं। तो विद टाइम, विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे कॉलोनाइजेशन वगैरह बढ़ रहा था इन कंट्रीज में, ट्रेड वगैरह इंक्रीज होने लगा, इंडस्ट्री सेटअप वगैरह होने लगी, तो उस टाइम में एक और क्लास डेवलप हुई इन दोनों क्लासेस के बीच में, जिनके पास में जो वेल्थ थी इट वाज मोर देन द लोअर क्लास। तो लोअर क्लास से जो पेजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, इनसे ज्यादा वेल्थ इनके पास में थी, लेकिन इनके पास में इतनी भी वेल्थ नहीं थी जितनी अपर क्लास के पास हो। और इन लोगों के पास में जो तो अपर और लोअर के बीच में है, तो इसलिए इनको मिडिल क्लास नाम दे दिया। and this class comprised of businessmen, traders, and प्रोफेशनल्स के अंदर जैसे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, तो ये सारे भी आ जाते हैं प्रोफेशनल्स में। वो कहाँ पर है? अच्छा, क्या अलग अलग आते हैं? ठीक है, तो मिडिल क्लास में बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, प्रोफेशनल्स वगैरह आते हैं। तो दिस फॉर्म्स जो अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में आ गया, तो दैट इज मिडिल क्लास। पहले सिर्फ राइज ऑफ नेशनलिज्म, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं। We are doing the 26th question about why were the middle classes named so।
ठीक है, तो पहले अपर क्लासेस हुआ करती थी और विच इंक्लूडेड नोबिलिटी एंड क्लर्जी, या लोअर क्लासेस हुआ करती थी। देखो जो नोबिलिटी और क्लर्जी है तो जरूरी नहीं है कि ये अंग्रेजी नाम अंग्रेजी वर्ड्स हैं तो ये सिर्फ यूरोप में होंगे, दीज वर प्रेजेंट इन इंडिया एज वेल। इंडिया में ले लो, जो भी जैसे क्लर्जी में आ गया, जो भी बड़े बड़े टेम्पल्स के पंडित वगैरह हुआ करते थे, who used to advise the king, तो क्लर्जी में वो भी आ जाते हैं, जो कि माने हुए ऋषि वगैरह टाइप का आप कह सकते हो। तो दीज दे बिकम पार्ट ऑफ द क्लर्जी। और नोबिलिटी में जो कोर्ट के पार्ट रहते थे, मतलब राजा का जो भी सभा होती थी, वहां पर जो जो मेन इंपॉर्टेंट लोग रहते थे, या जो मेन इंपॉर्टेंट लोग विच हेल्प द किंग टू रूल द कंट्री, तो उनको नोबिलिटी कहते थे। और लोअर क्लास तो सब जगह सिमिलर ही रहती थी, जिनको खाने के भी लाले होते थे, मतलब दे कुड हार्डली मीट देयर एंड्स। तो with time a middle class, another class emerged, which comprised of businessmen, traders and professionals, and that came to be known as the middle class। ठीक है, so अब ये explanation होगी। अब क्वेश्चन पूछा गया है why were the middle class named so, तो अब इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे you need to write the answer। तो simply you'll be writing the middle classes were named so because the society in, let's say, 18th century comprised of upper classes, ब्रैकेट में लिख दो फॉर एग्जांपल nobility and clergy and lower classes, for example workers and peasants, and the middle class and middle class and another class of businessmen, traders and professionals emerged with time, who had more wealth as compared to the lower class, but less power or status as compared to the upper class। तो जो भी एक्सप्लेन किया है, कन्वर्टेड इट इनटू अ लॉन्ग सेंटेंस, वन लॉन्ग सेंटेंस। किसी को कोई डाउट है इस कॉन्सेप्ट में? नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। What led to the spread of conservatism in Europe and what were its impacts? So to understand what led to the spread of conservatism, we need to understand what is conservatism। देखो अब वर्ड्स को थोड़ा सा डाइसेक्ट करेंगे। कंजर्वेटिज्म में क्या वर्ड है हमारा? कंजर्व वर्ड है, ये कंजर्वेट और इज्म साथ में है। तो कंजर्वेटिज्म इज एन आइडियोलॉजी, मतलब आइडियोलॉजी मतलब इट रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ्स, और किसी चीज को प्रिजर्व करने की या कंजर्व करने की बात ये वर्ड कहता है। तो probably the ideas and the beliefs which this word denotes represents conserving or preserving something। अब क्या कंजर्व या प्रिजर्व करता है ये? So conservatism involves preservation of tradition, कि ट्रेडिशन, अब एक एक मैं लिखते जाता हूँ, it involves
कंजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन। अब ट्रेडिशन क्या होता है? देखो, ट्रेडिशन कैन बी एनीथिंग विच डिनोट्स कॉन्टिन्यूटी विद द पास्ट। तो कॉन्टिन्यूटी विद द पास्ट का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो कि पास्ट से चली आ रही है और आज तक चलती जा रही है। सो इट कैन बी, लेट्स से, कोई रिचुअल हो सकता है, कोई ट्रेडिशन हो सकता है, रिचुअल या कोई फेस्टिवल हो सकता है, कोई पोजीशन हो सकती है जो पहले से चलती, पहले भी थी और अब भी चलती जा रही है। तो एग्जाम्पल के तौर में देखें, जैसे काफी सारे आपके फेस्टिवल्स हैं, दिवाली है तो दिवाली श्री राम के टाइम से चलती जा रही है, दशहरा भी उस टाइम से हम मनाते जाते हैं। या काफी सारी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे फास्टिंग की प्रैक्टिस है, तो फास्ट अलग अलग ओकेजन्स पर फास्ट किए जाते हैं। हाँ, तो ये भी बहुत सालों से चलता जा रहा है और अब भी कर रहे हैं। जिस तरीके से टेम्पल्स बनाए जाते हैं, जो टेम्पल्स भी बनाए जाते हैं ना, खैर आर्किटेक्चर डिनोट करता है, तो ये आर्किटेक्चर भी जो आजकल के भी टेम्पल्स हैं तो वो भी ट्रेडिशनल स्टाइल में बनते हैं। जैसे जो नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर टेम्पल्स देखोगे ना, तो दीज आर नगर स्टाइल टेम्पल कहते हैं। साउथ इंडिया में द्रविड़ स्टाइल टेम्पल्स मिलते हैं, तो इट इज अ टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। तो जो नगर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर होता है उसमें एक टावर होता है। तो मैं कहने का मतलब ये जो आर्किटेक्चर है, तो दिस आल्सो डिनोट्स कंटिन्यूटी विद ट्रेडिशन। तो अब जो यूरोप में स्पेशली कंजर्वेटिज्म की बात की जा रही है, तो दिस इज प्राइमरी रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स और द रूलिंग क्लास। कि उस टाइम में, अब ये 18th टू 19th सेंचुरी में रेवोल्यूशंस खूब हो रहे थे। अब उन रेवोल्यूशंस की वजह से देयर वाज अ स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज, कि डेमोक्रेसी, नया पॉलिटिकल सिस्टम स्प्रेड हो रहा था, रिपब्लिक्स फॉर्म हो रही थी, स्पेशली ड्यू टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। इससे पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन की वजह से अमेरिका में एक रिपब्लिक पहले से एस्टैब्लिश हो चुकी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में फ्रांस में भी रिपब्लिक एस्टैब्लिश हुई, फिर उसके बाद में नेपोलियन आ गया। लेकिन फिर भी लिबरल आइडियाज वर स्प्रेडिंग। तो उसके रिएक्शन में ये लिबरल आइडियाज थे, तो दीज वर अ थ्रेट टू द एग्जिस्टिंग रूलिंग क्लास, क्योंकि जो रूलिंग क्लास है वो ट्रेडिशन के ऊपर जी रही थी। जो फ्यूडल सिस्टम है, फ्यूडल सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू द जमींदारी सिस्टम। इक्विवेलेंट एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो यू कैन से इट इज इक्विवेलेंट टू द जमींदारी सिस्टम। तो फ्यूडल सिस्टम कुछ कुछ उस तरीके का आप समझ सकते हो, नॉट एग्जैक्टली द सेम। तो फ्यूडल सिस्टम था, या पोजीशन ऑफ द मोनार्क, जो रूलर की पोजीशन थी, हेरिडिटरी पोजीशन, जो नोबल्स और क्लर्जी थे तो उनकी पोजीशन। तो दीज वर अ कंटिन्यूटी फ्रॉम द पास्ट। तो ये ट्रेडिशनल पोजीशंस थी। राजा कौन बनेगा? अगर राजा का बेटा या बेटी, बेटी तो फिर भी कम चांसेस थे, बेटा ज्यादा बनेगा राजा का। या जो भी नोबिलिटी और क्लर्जी के भी मेंबर्स थे, तो वो भी सेल्फ रिक्रूटिंग थे, मतलब उन्हीं के बच्चे वो बनते थे। तो अगर रेवोल्यूशनरी आइडियाज स्प्रेड हो रहे हैं, लिबरल आइडियाज अगर स्प्रेड हो रहे हैं, तो दैट वाज अ थ्रेट टू दीज पीपल। सो कंजर्वेटिज्म समझ गए, ट्रेडिशन समझ गए, और यूरोप में किस तरीके से था वो समझ गए। सो अभी कंजर्वेटिज्म किस तरीके से स्प्रेड हुआ वो देख लेते हैं। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो जो भी नोबिलिटी और क्लर्जी थी ये भाग गई थी, आस पड़ोस के देशों में चली गई थी, और वहां से उनको भड़काया और उनको कहा कि दीज पीपल आर थ्रेट टू योर पोजीशन एज वेल, क्योंकि ये जिस तरीके के आइडियाज रिप्रेजेंट करते हैं, ये नया ऑर्डर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट द ओल्ड ऑर्डर। ओल्ड ऑर्डर मतलब जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो प्रोटेक्ट करना होगा हमें। तो अब वॉर बिगैन, और वॉर की वजह से नेपोलियन भी पावर में आ गया। तो अगले दो दो दशक तक, आई मीन द नेक्स्ट 2 decades, there continued a war between revolutionary France and other countries.
तो फ्रांस लेड बाय नेपोलियन, तो नेपोलियनिक वॉर्स कहते थे इनिशियली, तो रेवोल्यूशनरी वॉर्स थी, उसके बाद में नेपोलियन ने लड़ाई वड़ाई शुरू करा दी थी, मतलब नेपोलियनिक वॉर्स चल रही थी बिकॉज ही वांटेड टू कंट्रोल द एंटायर यूरोप। और उन वॉर्स की वजह से जब नेपोलियन हारा तो पीस एस्टैब्लिश हुआ, और जो कंट्रीज रेवोल्यूशनरी फ्रांस को फाइट कर रही थी उन्होंने एक अलायंस बनाया टू प्रोटेक्ट द ओल्ड ऑर्डर। तो उसके लिए सबसे पहले तो 1815 में इन 1815 नेपोलियन वाज डिफीटेड, और जो विक्टर कंट्रीज थी जो उसके अगेंस्ट फाइट कर रही थी, ये 4 प्राइमरी कंट्रीज थी, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। तो ये सारे के सारे मिले वियना में, एंड द इवेंट वाज कॉल्ड वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस में एक ट्रीटी इन्होंने अडॉप्ट की, मतलब दे एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी जिसमें कि जो भी चेंजेस हुए थे ड्यू टू फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियन एंड ऑल, तो दीज वर सॉट टू बी रीस्टोर्ड, कि इनको वापस से बदलकर नॉर्मल जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहली वाली पोजीशन थी वो वापस से कर दी जाए। तो सबसे पहला चेंज क्या हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जो रूलिंग डायनेस्टी थी लुई फिलिप और उनकी वाइफ जो मैरी एंटोनेट थी, तो दे वर किल्ड। तो रूलिंग जो फैमिली थी, जो रूलिंग डायनेस्टी थी, वो भाग गई थी या जो पकड़े गए मारे गए, तो दैट डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड। तो उस डायनेस्टी का नाम था बर्बन डायनेस्टी। बर्बन बिस्किट्स भी खाए होंगे ना शायद, तो बर्बन नाम यहाँ से ही आया है। तो बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस, कि जो पहले रूलर हटाए हैं पहले उन रूलर्स को वहां पर एस्टैब्लिश कर दें, और जितनी भी टेरिटरीज एक्वायर की थी फ्रांस ने ड्यूरिंग नेपोलियनिक पीरियड वो सारी की सारी वापस ले ली। इसके साथ में क्या किया, फ्रांस के आसपास में चारों तरफ नई छोटी छोटी कंट्रीज भी एस्टैब्लिश कर दी थी। न्यू स्टेट्स वर एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। तो मान लो ये फ्रांस है, तो छोटी छोटी, जैसे लग्जमबर्ग इज वन एग्जांपल। लग्जमबर्ग बहुत छोटा सा कंट्री है विच एग्जिस्ट बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी आज के टाइम में। तो लग्जमबर्ग में जर्मन पॉपुलेशन काफी है, तो आइडियली जर्मनी का पार्ट होना चाहिए था, लेकिन इट वाज क्रिएटेड एज अ बफर स्टेट बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। तो ये सेटअप कर दी थी। और इसके अलावा जो भी रूलिंग कंट्रीज थी उन्होंने कुछ कुछ टेरिटरीज ले ली, और जो ये रूलिंग कंट्रीज हैं इन्होंने मिलकर एक अलायंस बनाया, एंड दैट अलायंस वाज कॉल्ड द होली अलायंस। ये बुक में नहीं दिया हुआ है। अब होली अलायंस इन्होंने नाम तो ये सोच के रखा कि दे आर डूइंग सम गॉड रिलेटेड वर्क, और इनके हिसाब से गॉड रिलेटेड वर्क क्या था, अकॉर्डिंग टू देम, वो कहावत भी बताइए ना कि गॉड मेड देम हाईली एंड लोली एंड ऑर्डर्ड देयर स्टेट्स वाला। सो अकॉर्डिंग टू देम दे वर डूइंग गॉड्स वर्क, कि भगवान का काम कर रहे हैं ये बाय मेंटेनिंग द ओल्ड ऑर्डर। तो जो भी रूलिंग क्लास होती है ना वो डिफाइन करती है कि क्या प्रोपेगेंडा होना चाहिए, लोगों के दिमाग में क्या आइडियाज जाना चाहिए, तो वो डिसाइड करती है। तो उन्होंने ये प्रोपेगेंडा लॉन्च किया कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले जो रेवोल्यूशनरीज हैं या जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं यूरोप में, तो दे वांट टू डिस्ट्रॉय द ऑर्डर। तो जो सोसाइटी है उसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, एंड वी हैव क्रिएटेड अ होली अलायंस, कि गॉड ये नहीं चाहता, भगवान ये नहीं चाहता है कि दैट there is destabilization of the society, so we are going to protect the society from these miscreants जो भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं सोशल ऑर्डर को, we are going to protect the society from them। तो इन्होंने होली अलायंस बना लिया, और एक तरीके से अब ये कोऑर्डिनेटेड मेजर्स लेने लगे। अब कोई भी जो रेवोल्यूशनरी, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उसकी जो थॉट्स थे वो अलग अलग कंट्रीज में हो चुके थे, सीक्रेट सोसाइटीज वहां पर एस्टैब्लिश हो रही थी जो कि विच वर वर्किंग अगेंस्ट दी ओल्ड ऑर्डर, जो भी रूलिंग क्लास का ऑर्डर था जो कि होली अलायंस वाले प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। तो उसके अगेंस्ट उन लोगों को रोकने के लिए इन्होंने स्ट्रिक्ट सेंसरशिप अडॉप्ट की, जो होली अलायंस की कंट्रीज थी, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी।
फ्रांस ने भी बाद में ज्वाइन कर लिया था होली अलायंस। तो दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। क्रिटिसिज्म मतलब कोई भी जो रूलिंग क्लास है, किंग है या नोबिलिटी या क्लर्जी, उसकी बुराई नहीं कर सकता है। कोई भी अगर स्टेप ये लोग लेते हैं तो दैट कैन नॉट बी ओपोज्ड, दैट मींस डिसेंट। डिसेंट वाज नॉट टॉलरेटेड एट ऑल, और स्ट्रिक्ट सेंसरशिप अडॉप्ट किया गया था। So what this led to a check in growth of secret societies. So secret societies की growth reduce हो गई for the next 15 years. अब होली अलायंस शुरुआत में तो इफेक्टिव रहा, and due to which there was a growth of there was a spread of conservatism. तो जो कंजर्वेटिज्म है, अब होली अलायंस क्या कर रहा है, वापस से ओल्ड ऑर्डर को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है। जो पहले से चलते आ रहे थे, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, उनको कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इट वाजंट सक्सेसफुल बिकॉज 1830s में अलग अलग जगह पे राइट्स हो गए। 1830s में पहले क्वेश्चन भी किया था कि देयर इट वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप। अब शुरुआत में तो लोगों ने ठीक है भाई, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ खत्म हुई है तो लेट अस टॉलरेट इट, कि थोड़ी तो बहुत तो शांति बने। लेकिन इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से व्हेन द पीपल कुड नॉट फीड देमसेल्व्स और टैक्स वगैरह उनके ऊपर ज्यादा लगाया गया, तो 1830s में काफी जगह राइट्स हुए और रेवोल्यूशंस भी हुए, which led to independence of two countries, Belgium and ग्रीस। उसके बाद में 1848 में दोबारा से रेवोल्यूशन हुए। तो जो ये कंजर्वेटिज्म बढ़ रहा था, तो इट कुड नॉट स्टॉप द चेंजेस, द लिबरल चेंजेस दैट वर अकरिंग इन यूरोपियन सोसाइटी, और वो चेंजेस फिर भी हुए थे। ठीक है, तो इनिशियली इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट लेड टू द स्प्रेड ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो पहले ये एक्सप्लेन कर दोगे व्हाट इज कंजर्वेटिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिफाइन करोगे, एंड व्हाट लेड टू द स्प्रेड ऑफ कंजर्वेटिज्म। इस क्वेश्चन में ट्रीटी ऑफ वियना के प्रोविजंस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, इसलिए मैंने ट्रीटी ऑफ वियना की प्रोविजंस मैंने यहाँ पर कराए। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पहले से अलग से क्वेश्चन है उसके लिए। तो इनिशियली कंजर्वेटिज्म एक्सप्लेन करोगे और किस तरीके से कंजर्वेटिज्म स्प्रेड होना शुरू हुआ। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से नेपोलियनिक डिफीट से होली अलायंस के फॉर्मेशन तक कंजर्वेटिज्म किस तरीके से डेवलप होता गया, एंड व्हाट वर इट्स इंपैक्ट्स। तो इंपैक्ट्स क्या क्या थे। वन ऑफ द इंपैक्ट इज दिस, चेकिंग द ग्रोथ ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज, और इसके बाद में अल्टीमेट इंपैक्ट 1830s में जो राइट्स और रेवोल्यूशंस शुरू हो गए थे, राइट्स, प्रोटेस्ट एंड रेवोल्यूशंस, वो तो 3 इंपैक्ट इसमें आप लिखोगे। कुछ कंफ्यूजन, कोई डाउट? समझ में आ रहा है भाई? कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म फिर राइज कैसे हुआ इन यूरोप, हाउ डिड इट स्प्रेड, एंड व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट। कहानी की तरह लो, जो पहले से ही इंफॉर्मेशन है आपके पास में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, 1830s में जो रेवोल्यूशंस हुए, 1848 में जो रेवोल्यूशंस हुए, तो उसी को ही रिप्रेजेंट अलग तरीके से किया है। बस थोड़ी बहुत एडिशनल इंफॉर्मेशन है। होली अलायंस जैसे ये आपकी अभी मेंशन नहीं किया हुआ है बुक में, लेकिन इट वाज नेसेसरी फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दैट यू डोंट हैव एनी इश्यूज इन राइटिंग दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, ये हमसे पूछा जाए कि बट को हम जानते हैं। Sir, try typing it. We are not able to understand what are you saying. So there is a lot of disturbance. तो mic change कर लेना please, और अभी तो टाइप करके बता दो what your doubt is. तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ till the time he types. What were the highlights of Treaty of Vienna 1815?
तो ट्रीटी ऑफ वियना कांग्रेस के बाद में हुई थी 1815 में। नेपोलियन वाज डिफीटेड, तो नेपोलियनिक वॉर्स खत्म हो गई और जितने भी ओपोजिंग पावर्स थी नेपोलियन के, ब्रिटेन, प्रशिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया, तो 4 मेन कंट्रीज थी, इन्होंने मिलकर वियना में एक कांग्रेस किया। कांग्रेस मींस डिस्कशन के लिए आए, दे डिस्कस्ड एंड दे एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी। और उस ट्रीटी के प्रोविजन जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किए थे कि बर्बन डायनेस्टी, जो डायनेस्टी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से हट गई थी, इट वाज रिस्टोर्ड। ओके, ही हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन कि व्हाट डू, हमसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफिकेशन। सर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा वेग हो जाता है। व्हाट इज यूनिफिकेशन, तो यूनिफिकेशन ऑफ व्हाट कह रहे हो, मतलब किस चीज की यूनिफिकेशन की बात कर रहे हो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ अ कंट्री, तो उसका अलग आंसर होगा। यूनिफिकेशन तो एक प्रोसेस हो गया जिसमें सम इंडिविजुअल पार्ट्स आर यूनाइटेड। तो अगर यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कहते हो तो हाँ, उसमें आप जो ब्रिटेन है, जर्मनी, इटाली और इटली, इन तीनों का यूनिफिकेशन थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हो। लेकिन यू नीड टू बी मोर क्लियर अबाउट द क्वेश्चन, थोड़ा सा और स्पेसिफिक होना पड़ेगा इसलिए। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना का पहला आपका पॉइंट था कि बर्बन डायनेस्टी